नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, अपने शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो देखिए इसके अपने 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न, हर प्रश्न 3 नंबर का होता है। अगर थोड़ा इनको दिमाग लगाकर ढंग से समझ कर करें तो 130 या 135 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो शिक्षण अभिरुचि में। बस थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है और थोड़ा सा दिमाग लगाकर इनको करना है। तो देखिए अगर शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो हमारे इस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे मैंने वीडियो करवा दिए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न की प्रैक्टिस करा दिए हैं। और इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बार बार घुमा फिरा कर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 50 प्रश्न हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है, समझते हुए चलना है कि किस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। और देखिए शिक्षण अभिरुचि में आपको बार बार बता रहा हूँ कि शिक्षण अभिरुचि में ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, या चारों ऑप्शन भी शिक्षण अभिरुचि में कभी कभी सही लग सकते हैं। लेकिन हमें चारों ऑप्शन में सबसे अधिक अच्छा, सबसे सही उत्तर कौन सा है यह हमें चयन करना होता है। और उस सही उत्तर चयन करने के हमें 3 नंबर मिलते हैं। उससे कम सही अच्छा उत्तर होता है उसके 2 नंबर मिलते हैं। बिल्कुल ख़राब उत्तर दे रहे हो आप तो उसके 0 अंक भी मिल सकते हैं और -1 अंक भी होता है। बिल्कुल नेगेटिव उत्तर होता है उसका -1 अंक भी काटा जा सकता है पीटीटी एग्ज़ाम में। तो आप देखिए सबसे अच्छा उत्तर हमें देने का प्रयास करना है और एकदम टीचर की तरह पॉजिटिव सोचना है। तो देखिए अगर पहला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, शारीरिक दंड की अगर बात करें तो शारीरिक दंड एक टीचर के अनुसार अगर बात करें तो क्या है, बिल्कुल वर्जित है वर्तमान संदर्भ में। तो शारीरिक दंड क्या है, अपने इस मान्यता के आधार पर दिया जा सकता है कि बच्चा भय और दबाव में अच्छा सीखता है। तो देखिए वर्तमान अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक दंड तो अपने देना ही नहीं है। बच्चा भय में अच्छा नहीं सीखता है, बच्चा एकदम स्वतंत्रतापूर्वक सीखता है, अच्छा अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। तो पहला तो अपना ऑप्शन गलत हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, शारीरिक दंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों के प्रति कार्रवाई हो सकती है, आप ध्यान रखें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है, ये एकदम करेक्ट है। और देखिए हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर आगे मिल जाए। तो क्या देख रहे हैं, अगला ऑप्शन क्या है, दिया जा सकता है किंतु बच्चे को गंभीर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत है, नहीं दिया जा सकता, अच्छी उपलब्धि में सहायक हो सकता है। तो देखिए शारीरिक दंड तो अपने बिल्कुल देना ही नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शारीरिक दंड अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अपने अध्यापक को इससे बचकर रहना है, बिल्कुल प्यार से समझाना है और उनको अपने एक तरह से तैयार करना है कि आप सीख सकते हो, पॉजिटिव सोच के साथ उनको सिखाने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा जाता है और याद कर लिया जाता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा जा सकता है, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत लिए होते हैं, जो शिक्षार्थी की रुचि के अनुकूल होते हैं, जो प्रायोगिक होते हैं, या जो आसानी से याद किए जा सकते हैं। तो देखिए कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा जा सकता है, तो देखिए जिस विषय में, जिस टॉपिक में शिक्षार्थी की रुचि होगी तो वो सबसे ज़्यादा अधिक याद होगा। क्योंकि देखिए आप देखिए अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं, किसी बॉलीवुड मूवी को देख रहे हैं, साउथ मूवी को देख रहे हैं, तो उसकी पूरी की पूरी स्टोरी आपको याद हो जाती है। लेकिन अगर किसी आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी आप जैसे इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको वो पूरा को पूरा ऐसे कैसे याद नहीं रहता, क्योंकि देखिए मूवी में आपकी पूरी रुचि थी, वो आपको पूरा याद हो गया, लेकिन उसमें आपकी पढ़ने में रुचि नहीं है तो वो आपको पूरा याद नहीं होगा। मतलब जिस चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि होगी वो आपको सबसे अधिक और सबसे कम समय में आपको याद हो जाएगा। तो शिक्षार्थी की जिसमें रुचि होती है वह पाठ सबसे अधिक जल्दी याद हो जाता है आसानी से। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि AMLL की अवधारणा के संदर्भ में सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है। न्यूनतम अधिगम स्तर, तो देखिए किसी क्लास में अगर मान लीजिए कोई बालक है तो न्यूनतम कितना वह सीखे, न्यूनतम अधिगम स्तर उसका कितना हो ताकि उसको अगली क्लास में प्रमोट किया जा सके, अगली क्लास में बैठाया जा सके। एक तरह से सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए
सभी छात्र, इसका क्या मानना है, न्यूनतम अधिगम स्तर अवधारणा ये क्या मानती है कि सभी छात्र न्यूनतम स्तर तक तो किसी काम को सीख ही सकते हैं। न्यूनतम स्तर जैसे हम देखते हैं किसी क्लास में 33% अंक लाने वाला विद्यार्थी, उसको अगली क्लास में बैठा दिया जाता है, 33% अंक वाला विद्यार्थी पास माना जाएगा। ये अपने एक तरह से कह सकते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर है। तो देखिए इस अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, सही नहीं है पूछा यहाँ पर, सही नहीं है। तो देखिए पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापक बच्चों में दक्षताएं विकसित कर सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पाठ्यचर्या द्वारा अध्यापक बच्चों में दक्षताएं विकसित कर सकता है, एकदम सही है। शिक्षा बच्चों के आयु स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आयु स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। मान लीजिए कोई 8वीं क्लास का बालक है, उसको 12वीं क्लास की नॉलेज देनी है तो कैसे देंगे, 8वें स्तर का नॉलेज उसको देंगे। पाठ्यचर्या उसके आयु स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो ये तो एकदम सही है, ये भी सही है ऑप्शन 2। बच्चे कम से कम सीखे और अध्यापक कम से कम पढ़ाए, या फिर पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों द्वारा आवश्यक ज्ञान प्राप्ति। तो देखिए एकदम चौथा ऑप्शन भी एकदम सही है, क्योंकि देखिए पाठ्यचर्या के सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों द्वारा आवश्यक ज्ञान की तो प्राप्ति करनी चाहिए, यानी कि आवश्यक ज्ञान, मिनिमम ज्ञान, न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि सभी विषय, एक तरह से कह सकते हैं सभी विषय में न्यूनतम 33% अंक लाने वाला विद्यार्थी पास माना जाएगा। यानी कि आवश्यक ज्ञान जैसे गणित का विषय है तो उसको न्यूनतम अधिगम स्तर जैसे मान सकते हैं, एकाकी नियम हो गया, न्यूनतम संक्रिया होगी जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, परसेंटेज हो गया उसका थोड़ा बहुत ज्ञान, ये न्यूनतम ज्ञान, आवश्यक ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए। तो ये चौथा भी ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए तीसरा कदम क्या कह रहा है अपने, बच्चे कम से कम सीखे और अध्यापक कम से कम पढ़ाए। देखिए इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे को कम से कम सिखाना है और अध्यापक भी कम से कम पढ़ाएगा, ये थोड़ी है। अध्यापक को तो अपना पूरा प्रयास करना है बच्चे को अधिक से अधिक सिखाने का, लेकिन न्यूनतम अधिगम स्तर तो उसको पूरा करना ही चाहिए। तो ये अपने कथन हो जाएगा गलत, ऑप्शन 3 इसका गलत कथन है, बाकी सभी कथन एकदम सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय नहीं है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय कौन सा नहीं है इनमें 4 ऑप्शन में से। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो देखिए सतत का मतलब है लगातार, लगातार मतलब पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान लगातार रूप से जो मूल्यांकन चलता है वह सतत मूल्यांकन है। और व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो देखिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जैसे खेल कूद हो गया, अन्य गतिविधियां हो गया, उनका भी मूल्यांकन मतलब व्यापक मूल्यांकन। शिक्षा के साथ जो अपने अदर एक्टिविटी भी करते हैं उसका भी मूल्यांकन करना अपने व्यापक मूल्यांकन है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय कौन सा नहीं है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए मूल्यांकन की योजना बनाने हेतु समय सारणी में लचीलापन। तो देखिए समय सारणी में लचीलापन से क्या अभिप्राय है, लचीलापन मतलब परिस्थिति समय के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रकार की समय सारणी नहीं, समय परिस्थिति के मतलब जो वर्तमान हालात हैं उसके अनुसार वो समय सारणी में परिवर्तन कर देना, ये अपने उसमें लचीलापन कहलाता है। तो ये एकदम करेक्ट है, ये इसका अभिप्राय है। और देखिए अध्यापक पर मूल्यांकन कार्य का अत्यधिक बोझ डालना। तो देखिए अत्यधिक बोझ डालना ये अपने नेगेटिव हो गया, ये इसका अभिप्राय नहीं होगा। अध्यापक पर मूल्यांकन कार्य का अत्यधिक बोझ डालना ये अपने सतत व व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय नहीं है। बाकी देखिए शिक्षा के अकादमिक तथा गैर अकादमिक पक्षों का मूल्य निर्धारण, ये भी एकदम करेक्ट है। और समस्त शैक्षणिक सत्र के दौरान किया गया मूल्य निर्धारण, ये भी एकदम करेक्ट है। बाकी सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा का निहितार्थ क्या है। तो देखिए विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा का निहितार्थ क्या है, आप 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकलांगता के अनुरूप विशेष विद्यालयों में दाखिला देना, ये अपने विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा का निहितार्थ है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6 अध्यापन में इंटर्नशिप से अभिप्राय है कि क्या अभिप्राय है इंटर्नशिप। तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए इंटर्नशिप किसे कहते हैं। तो देखिए जब आपका बीएसटीसी और पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जब आप बीएसटीसी और बीएड कर रहे होंगे तब आपको 4 या 5 महीने आपको किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना होगा, जहाँ पर आप पूरे विद्यालय की कार्य प्रणाली समझेंगे, किस तरह से अध्यापन होता है, किस तरह वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं अध्यापक की ये ट्रेनिंग होती है इंटर्नशिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बाकी ऑप्शन भी ढंग से पढ़ सकते हैं। इसका आंसर क्या है अपने छात्राध्यापक। देखिए छात्राध्यापक किसे कहते हैं, जो बीएसटीसी और
बीएड कर रहा है उनको छात्राध्यापक कहेंगे। छात्राध्यापक पूर्ण रूप से विद्यालय के मार्गदर्शन में पूर्णकालिक अध्यापक की तरह कार्य करेगा। तो अपने इंटर्नशिप से यह अभिप्राय है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। छात्राध्यापक पूर्ण रूप से विद्यालय के मार्गदर्शन में पूर्णकालिक अध्यापक की तरह कार्य करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपने, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, ये अपने छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग होता है। मात्र 5 या 7 मिनट का ये शिक्षण होता है। मतलब एक तरह से शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए, पढ़ाने के अच्छे तरीके सीखने के लिए, अध्यापक में भय दूर करने के लिए ये अपने माइक्रो टीचिंग की जाती है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसका कौन सा कथन सही नहीं है। छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अध्यापक अधिगम को सुसाध्य बना सके, बिल्कुल सही है। छोटे पैमाने पर मतलब 8 से 10 विद्यार्थियों यानी कि छात्राध्यापकों के सामने खड़े होकर 5 से 10 मिनट वो पढ़ाएगा, और ये 10 जने जो टीचर हैं आपके या फिर आपके जो सहपाठी हैं वो आपको बैठकर निरीक्षण करेंगे कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं। तुरंत आपको फीडबैक दे देंगे और उसमें आप वापस सुधार करके वापस उसको पढ़ाओगे। इस तरह से आपके शिक्षण कौशल उसमें विकसित होगा। तो छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अध्यापक अधिगम को सुसाध्य कर सके, बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। ऐसे कौशल सीखेंगे ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, ताकि विद्यार्थियों को आप पढ़ाएंगे उस समय विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, ये भी सही है। बहुत कम अध्यापन कराना, तो देखिए बिल्कुल सही है। मात्र 5 या 7 मिनट या 10 मिनट तक ही अध्यापन होता है इसमें। और फिर से जो भी आपके सहपाठी या अध्यापक होते हैं वो आपको फीडबैक देते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, फिर उसमें सुधार कराकर वापस से आप उसको उनके सामने वापस प्रदर्शन करते हैं, वापस उनका सामने अपने टॉपिक को पूरा क्लियर करते हैं, वापस पढ़ाते हैं। ये अपने माइक्रो टीचिंग होता है। तो ये भी सही है। अपने गलत कौन सा हो जाएगा, प्रभावी अधिगम अध्यापन के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, ये इसका सूक्ष्म शिक्षण का भाग नहीं है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो देखिए अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बच्चे का आदर करना, बच्चे को केवल पढ़ाना, बच्चे को किसी भी चीज़ से मना न करना, या फिर बच्चे को ध्यान से समझाना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, अपने बच्चे को ध्यान से समझाना अध्यापक का सबसे और मेन काम है, महत्वपूर्ण काम। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, स्वायत्त विद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित नहीं है। स्वायत्त विद्यालय की अवधारणा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए किस पर आधारित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है इसे, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है। इसमें जो गलत है वो अपने एकदम सही आंसर हो जाएगा। अध्यापकों व विद्यार्थियों के पास शैक्षिक कार्यक्रम निश्चित करने संबंधित पूर्ण स्वायत्तता होगी, बिल्कुल सही बात है। ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कोई पब्लिक परीक्षा नहीं होगी, तो ये भी सही है। विद्यालय के पास पूर्णतः स्वतंत्रता होगी, तथा भी उनके विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र देने के संबंधी अधिकार नहीं होंगे। तो देखिए विद्यालयों के पास पूर्णतः स्वतंत्रता तो होगी, लेकिन उनके विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र देने संबंधी अधिकार नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण पत्र देने संबंधित भी अधिकार होंगे। ये इसमें ऑप्शन 3 अपने एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या निर्धारित कर सकेगा तथा नवाचार भी कर सकेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रमाण पत्र देने संबंधित भी अधिकार होंगे विद्यालय के पास, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए मुक्त विद्यालय किसे कहते हैं, जहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी समय पहले पढ़ाई छोड़ दी है वो भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का वैकल्पिक मार्ग है जो किन्हीं कारणवश औपचारिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, एकदम सही है। यहाँ पर सही कौन सा नहीं है ये पूछा है। यह विद्यार्थियों को उनकी गति के आधार पर मुक्त अधिगम प्रदान करता है, वे जहाँ भी रहते हो जैसे भी रहते हो, ये भी सही है। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अधीन कार्य करता है, या फिर इसका समुचित नियंत्रण संघ के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है। तो देखिए इसका समुचित नियंत्रण मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन है, ये भी सही है। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, अपने तीसरा इसका सही नहीं होगा। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करता है, यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, मुक्त विद्यालय की अवधारणा का निहितार्थ क्या है।
तो देखिए मुक्त विद्यालय की अवधारणा के निहितार्थ क्या है? तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऐसा विद्यालय जिसकी पाठ्यचर्या अटल नहीं है, ऐसा विद्यालय जहाँ अध्यापन अधिगम मुक्त हैं तथा जो मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं, या फिर ऐसे विद्यालय जहाँ अध्यापन कंप्यूटर से होता है, या ऐसे विद्यालय जहाँ केवल स्मार्ट विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर क्या है इसका? एकदम करेक्ट आंसर, ऐसे विद्यालय जहाँ अध्यापन व अधिगम मुक्त हैं तथा जो मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अध्येता मतलब क्या होता है? अध्ययन करने वाला, एक तरह से कह सकते हैं बालक अध्ययन करने वाला। निम्नलिखित में से किसे अध्येता के अनुचित व्यवहार के संशोधन के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए? तो देखिए बालक के अनुचित व्यवहार के संशोधन में करने के लिए किसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए? तो देखिए अध्यापकों को निर्देश तथा परामर्श संबंधित परिचय देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अध्यापकों को निर्देश तथा परामर्श संबंधित परिचय एकदम करेक्ट है। शारीरिक दंड, देखिए शारीरिक दंड तो हमें किसी भी हालत में नहीं देना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको प्रतिबंधित किया गया है, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बाकी देखिए अध्येता की स्वायत्तता को महत्व देना एकदम सही है। अभिभावक अध्यापकों की अधिकतम बैठकें करना ताकि उसकी जो अध्येता हैं बालक हैं उसकी जो वास्तविक स्थिति है अध्यापकों को भी उसकी पता चले। तो अपने ऑप्शन 4 भी सही है। बाकी शारीरिक दंड इसका हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्येता उन्मुख यानी कि बाल केंद्रित, अध्येता उन्मुख आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? बाल केंद्रित। अध्येता का मतलब मैंने आपको बताया है, जो पढ़ने वाला है यानी कि जो अध्ययन करने वाला है उसको अध्येता बोलते हैं। तो इसकी इस शिक्षा का अर्थ क्या कौन सा नहीं है? अध्येता केंद्रित शिक्षा का अर्थ कौन सा नहीं है? तो देखिए अध्यापक की सहायता के बिना विद्यार्थी को अपने अधिगम संबंधित योजना बनाने की स्वतंत्रता देना। तो देखिए बिल्कुल सही है, विद्यार्थी को भी अपने स्वतंत्रता देनी चाहिए अपने अधिगम संबंधी योजना बनाने की, एकदम करेक्ट है। बच्चे की अधिकतम भागीदारी के साथ अध्यापन कार्य का आयोजन करना। तो देखिए बच्चे की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए, उसके साथ ही अध्यापन कार्य का आयोजन होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में, ये भी सही है। ऐसे शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना जिन्हें बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसे शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना जिन्हें बच्चा प्राप्त करना चाहता है, ये भी एकदम करेक्ट है। बच्चों से पूछकर पाठ्यक्रम तैयार करना, तो देखिए बच्चों से पूछकर तो पाठ्यक्रम कैसे तैयार करेंगे? भले ही शिक्षा अपने पाठ्यक्रम पूरा बाल केंद्रित होगा, लेकिन बच्चों से पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? उनके तो मतलब एक तरह से छोटे से बच्चे वो क्या सलाह दे सकते हैं अपने पाठ्यक्रम बनाने में? तो इसका हो जाएगा एकदम गलत, ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखिए बच्चों से पूछकर पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम जो भी तैयार होता है उसमें बच्चे ही केंद्र में होते हैं। बच्चे किस प्रकार अच्छी तरह से सीख सकते हैं ये इसमें ध्यान रखा जाता है पाठ्यक्रम में, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न है, अंकों के स्थान पर ग्रेड देने की इसलिए सिफारिश की गई क्योंकि? तो देखिए अंकों के स्थान पर वर्तमान में ग्रेड देने की प्रणाली लागू की गई है, जैसे A+B C ऐसे अपने ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये क्यों लागू किया गया? क्योंकि देखिए कोई बालक अगर 90% नंबर ला रहा है, कोई मात्र 45% नंबर ला रहा है, तो ये 45% वाला नंबर जो ला रहा है ये इसको देखकर डीमोटिवेट नहीं हो, इसके लिए ये अपने ये प्रणाली लागू की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुसज्ज बनेगी, अंकों के आधार पर बच्चों का विभेदन समाप्त हो जाएगा, या फिर अंकों की अपेक्षा ग्रेड देना आसान है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकों के आधार पर बच्चों का विभेदन समाप्त हो जाएगा। जैसे 90% ला रहा है बच्चा, उसको अन्य बच्चे होशियार समझते हैं, 45% लाने वाला उसको एकदम डफर समझते हैं, तो ये एकदम डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ये डीमोटिवेट नहीं हो, ये भी पढ़ता रहे, ये भी अपने आप का मतलब कह सकते हैं अपने आप का एक तरह से बिना विभेदन के विकास कर सके, सर्वांगीण विकास, इसके आधार पर इसकी आवश्यकता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अंकों के आधार पर बच्चों का विभेदन समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, गृह शिक्षा का सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए गृह शिक्षा का सिद्धांत अपने सर्वांगीण विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन 16 है, परीक्षा भवन में विद्यार्थी नकल कर रहा है और उसके पास चाकू है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए विद्यार्थी नकल भी कर रहा है और उसके पास चाकू भी है, तो आप क्या करेंगे? मूक रहेंगे, उसे चेतावनी देंगे, उड़न दस्ते को बुलाएंगे, अधिकारियों को सूचित करेंगे। तो देखिए हमें ऑप्शन देकर आंसर देना होता है, ऑप्शन चेंज होते ही अपने आंसर भी चेंज हो जाता है ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए इन 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? देखिए मूक रहेंगे, ये तो एक बिल्कुल गलत हो गया। मूक रहेंगे तो हो सकता है उसमें ये गतिविधियाँ और बढ़ जाए, बाल अपराधी बन जाए बालक, ये भी गलत है।
और देखिए उसे चेतावनी देंगे, तो देखिए चेतावनी तो केवल नकल कर रहा होता, उसके बाद चाकू नहीं होता तो उसे चेतावनी देकर छोड़ देते, लेकिन वह नकल भी कर रहा है और उसके बाद चाकू भी है तो उसको चेतावनी देंगे, ये भी एकदम सही नहीं कह सकते इन ऑप्शन के हिसाब से। अधिकारियों को सूचित करेंगे, तो देखिए अधिकारी आकर क्या करेंगे, उसमें बच्चे को सुधारने में तो अपने सबसे ज़्यादा भूमिका तो अध्यापक की रहती है, अधिकारी को सूचित करेंगे, ये भी गलत है। उड़न दस्ते को बुलाएंगे, इन चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। उड़न दस्ते को बुलाएंगे तो हो सकता है उस बच्चे में थोड़ा सा भय रहे, पुलिस का भय रहे, हो सकता है मुझे जेल में डाल दे, थोड़ा सा भय रहे, ताकि वो एक तरह से आगे ऐसी हरकतें नहीं करे, बाल अपराधी नहीं बने, तो उड़न दस्ते को बुलाएंगे इन ऑप्शन के हिसाब से। इसका आंसर क्या माना है अपने, ऑप्शन थर्ड उड़न दस्ते को बुलाएंगे। अगला प्रश्न है अपने, बालकों में नेतृत्व के गुण के विकास में उनमें उत्पन्न होता है आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, संकोच या ईर्ष्या। तो देखिए नेतृत्व के गुण के विकास से अपने आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, ऑप्शन फर्स्ट आत्मविश्वास। शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है, शिक्षा मनोविज्ञान से, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन से, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से, या फिर शैक्षिक मापन व मूल्यांकन से। तो देखिए शिक्षा तकनीक का संबंध अपने शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, विद्यार्थी कब अधिक प्रोत्साहित होते हैं। तो देखिए विद्यार्थी अधिक प्रोत्साहित कब होते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उन्हें विश्राम करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए, देखिए बिल्कुल गलत है। उनसे उपलब्धि की उच्च आकांक्षाएं रखी जाए, अपने साथियों के साथ सघन प्रतिस्पर्धा के अवसर प्राप्त हो, या फिर मानसिक उद्दीपन की प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़े। तो लेकिन चारों में सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, उनसे उपलब्धि की उच्च आकांक्षा रखी जाए, ऑप्शन दो हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद अगर अच्छा आंसर देखें तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, लेकिन अपने इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन दो हो जाएगा। उनसे उपलब्धि की अगर उच्च आकांक्षा रखेंगे तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, जैसे उनसे बच्चे से आकांक्षा रखेंगे, देखिए तेरे को बड़े होकर ये मान लो आपको टीचर बनना है, पूरे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो थोड़ा बहुत तो वो प्रयास करेगा ही। उससे अगर आकांक्षा रखिए, बच्चे के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, बच्चे को लग रहा है कि अध्यापक मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है कि मैं इतना काम कर ही सकता हूँ, उससे अगर उच्च आकांक्षा रखी है तो थोड़ा बहुत तो वो मोटिवेट होगा, काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा, तो ऑप्शन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, भाग्यवान होना, अधिकारियों का पुत्र या पुत्री होना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन या अधिक मेहनत करना। तो देखिए अधिक मेहनत करना भी एकदम सही है, लेकिन परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए अच्छी मेहनत कोई अगर कर रहा है, लगातार रूप से कर रहा है और लगातार वो असफल हो रहा है, तो वो अपने एक तरह से कहते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा समायोजन करने वाला व्यक्ति है तो कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वो समायोजित हो जाएगा और लगातार रूप से मेहनत करता रहेगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने के क्या कारण है। तो देखिए शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने के कारण क्या हैं, सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, या फिर विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव अच्छे परिणाम नहीं दे सकने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए एक अच्छे अध्यापक होने के लिए क्या आवश्यक है, अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषक, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, या फिर अपनी संस्थाओं के पूर्ण भक्त। तो देखिए अच्छे अध्यापक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, यानी कि एक अध्यापक का काम होता है पढ़ाना, विद्यार्थी को पढ़ाना, तो पढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध होगा तो वो सबसे अच्छा अध्यापक माना जाता है, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। तो देखिए समय चक्र के वितरण यानी कि जो विद्यालय में टाइम टेबल होता है, कालांश का टाइम टेबल होता है, उसका आधार क्या होना चाहिए, कोई आधार नहीं। विद्यालय की सुविधा अनुसार, छात्रों की रुचि अनुसार, या फिर विषयों की कठिनाई के आधार पर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषयों की कठिनाई के आधार पर, क्योंकि देखिए आमतौर पर क्या होता है विद्यालय में, गणित विषय, अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, इनको कठिन माना जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा कठिन विषय हैं उसको सबसे पहला कालांश देना चाहिए, क्योंकि देखिए सुबह सुबह विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है एकदम फ्रेश माइंड होता है एकदम, तो धीरे धीरे उसको थकान आने लगती है। तो देखिए सुबह एकदम फ्रेश होता है,
तो उस समय उसको कठिन विषय पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अगर बाद में सबसे बाद में अगर गणित जैसे विषय को पढ़ाया जाएगा तो उसको मानसिक थकान हो जाती है, दिन भर का उसको विद्यालय में बैठ कर पढ़कर उसको मानसिक थकान हो जाती है, तो उसको समझ में कम आएगा। इसलिए कठिन विषय से सरल विषय की ओर हमें चलना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल बनाना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? तो देखिए आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षार्थी का चहुमुखी विकास या फिर सर्वांगीण विकास करना आधुनिक युग में शिक्षा का अध्यापन का आशय हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ के ढंग से आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में सामाजिकता के विकास का सबसे अधिक श्रेय शिक्षकों को जाता है? तो देखिए बिल्कुल सही बात है, सामाजिकता का विकास का सबसे अधिक श्रेय शिक्षकों को ही जाता है। इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं, हाँ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहते हैं क्योंकि? तो देखिए बुनियादी शिक्षा को बुनियादी शिक्षा क्यों कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह भारतीय संस्कृति पर आधारित है, यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं द्वारा प्रदान की जाती है, यह व्यक्ति की शिक्षा का प्राथमिक काल है, या फिर इस उपरोक्त सभी है, इनमें से उपरोक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह जीवन की बुनियादी आवश्यकता द्वारा प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बुनियादी शिक्षा पर सबसे अधिक जोर किसने दिया था? महात्मा गांधी ने जोर दिया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, अध्यापक शिक्षा जो अपने बीएड व बीएसटीसी करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं अध्यापक शिक्षा ही है। तो देखिए नौकरी के लिए डिग्री प्राप्त करना ये गलत हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करना ये भी गलत हो जाएगा, शिक्षण की कला से परिचित करवाना एकदम करेक्ट आंसर है। शिक्षण की कला से परिचित कराना अपने अध्यापक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन 4 भी इसका गलत है, शिक्षण के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना ये भी गलत है। ऑप्शन 3 एकदम है करेक्ट आंसर, शिक्षण की कला का परिचय कराना, परिचित होना। अगला प्रश्न है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? देखिए करके सीखना उपयोगी क्यों है? तो देखिए किसी भी काम को हम करके सीखते हैं तो उसका सबसे अधिक प्रभाव रहता है, सबसे जल्दी याद होता है। तो देखिए बच्चे करके अधिक अच्छा सीखते हैं, ये अधिक रुचिकर हैं, बच्चे क्रियाशील रहना पसंद करते हैं, या फिर इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो देखिए हो सकता है इसमें 2 से अधिक ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे करके अधिक अच्छा सीखते हैं। स्वयं करके किसी काम को अगर बच्चे सीखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसका मानसिक प्रभाव भी इनका लंबे समय तक बना रहेगा, लंबे समय तक वो चीज़ उसको याद रहेगी। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? वह छात्रों से दूरी बनाए रखे, वह हर प्रश्न पर ध्यान दे, वह बार बार प्रश्न पूछने वाले बच्चों को चुप बैठने को कहे, या फिर वह बच्चों को दंड का भय पैदा करे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों से दूरी बनाए रखेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यापक को तो छात्रों से दूरी बनाए रखनी ही नहीं चाहिए, वह हर छात्र पर ध्यान देना चाहिए उसको। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अध्यापक हर छात्र पर ध्यान देगा तो अनुशासन बनाए रख सकता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बीएड कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए सबसे मुख्य कसौटी क्या है? तो देखिए बीएड पाठ्यक्रम यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम आपको पास करना है और बीएड में प्रवेश लेना है, तो इसके लिए सबसे मुख्य कसौटी क्या है? सामाजिक संवेदना, सामान्य मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, या फिर सामान्य भाषा योग्यता। क्या आ जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सामान्य मानसिक योग्यता इसके अंतर्गत ये सभी आ जाता है, मतलब नॉर्मल बुद्धि का आदमी होना चाहिए बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए। सामान्य मानसिक योग्यता, देखिए सामान्य मानसिक योग्यता इसका मतलब मेंटल एबिलिटी कि जो आपके प्रश्न आते हैं उससे नहीं है। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब नॉर्मल बुद्धि उसको कह सकते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता इसकी एक प्रमुख कसौटी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सामान्य मानसिक योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए। प्रश्न 31 है, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना क्या है? धन का अपव्यय है, समाज का कर्तव्य है, व्यर्थ का काम है, या फिर लाभ रहित व्यवसाय है? देखिए हमें नेगेटिव आंसर तो बिल्कुल देना ही है, सबसे अच्छा आंसर देना है। धन का अपव्यय कैसे हैं? विकलांग बच्चे भी अपने देश के ही नागरिक हैं, उनको भी पूरा हक है, जिस तरह से हमें पढ़ने का हक है उनको भी हक है। व्यर्थ का काम भी नहीं है, लाभ रहित व्यवसाय भी नहीं है, अपने समाज का कर्तव्य है विकलांग बच्चों को शिक्षित करना। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे मुख्य गुण क्या है? समय निष्ठता, पाठ्य वस्तु प्रभुत्व,
पाठ्य वस्तु प्रभुत्व व संप्रेषण कुशलता, पाठ्य वस्तु प्रभुत्व व सामाजिकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले तो शिक्षक का पाठ्य वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पाठ्य वस्तु पर अधिकार मतलब जैसे मान लीजिए आप गणित के अध्यापक हैं, गणित के अध्यापक, तो पूरी गणित सब्जेक्ट जो आपको विद्यार्थी को पढ़ानी है, सबसे पहले तो आपको भी वो पूरी की पूरी आनी चाहिए, तब जाकर आपको गणित पढ़ाने पर एक तरह से प्रभुत्व हासिल कर सकते हैं आप। आपको भी पूरा अगर गणित पर पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे पढ़ाएंगे विद्यार्थी को? और देखिए गणित अगर आपको पूरी आ रही है, आप विद्यार्थी को समझाना नहीं जानते हैं, कैसे समझाए? मतलब आपका संप्रेषण अच्छा नहीं है तो आप उसको कैसे समझाएंगे, अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो देखिए संप्रेषण कुशलता भी होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु पर प्रभुत्व भी होना चाहिए और संप्रेषण कुशलता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। पाठ्य वस्तु पर प्रभुत्व और संप्रेषण कुशलता, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहता है तो वह निम्न विधियों का प्रयोग करेगा: व्याख्यान, प्रदर्शन, भ्रमण या सामूहिक परिचर्चा। तो देखिए आप मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और विद्यार्थियों में विचारों का मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहते हैं, यानी कि एकदम आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकते हैं विद्यार्थी, ऐसा कौशल विकसित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सामूहिक परिचर्चा में उनको अधिक से अधिक भाग लेने के अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि एक सामूहिक रूप से किसी मान लीजिए किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आप उनको दे देंगे। जैसे मान लीजिए आप भारत का वर्तमान संदर्भ, जैसे मान लीजिए आप विश्व में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस पर आप सामूहिक चर्चा करने के लिए उनको बोल देंगे, विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे तो उससे अपने अभिव्यक्ति की उसमें एक तरह से आत्मविश्वास आएगा, विद्यार्थी में आत्मविश्वास विकसित होगा, ये कौशल विकसित हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, सामूहिक परिचर्चा इन चारों में सबसे अच्छा मार्ग है अपने। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होने में अनियमित है, एक शिक्षक उसको नियमित बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उपागम कौन सा अपना सकता है? तो क्या हो जाएगा इनके चारों ऑप्शन में से सही आंसर? तो देखिए एक विद्यार्थी अगर कक्षा में अनियमित रूप से आता है, नियमित नहीं है, तो एक शिक्षक होने के नाते क्या कर सकते हैं हम? जुर्माना लगाकर उसको सुधार सकते हैं, शारीरिक दंड देकर, नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर या फिर ऊपर के अधिकारियों को सूचनाएं रिपोर्ट देकर। तो देखिए शारीरिक दंड तो एकदम प्रतिबंधित है, ये दे नहीं सकते हम। ऊपर के अधिकारी आकर भी उसको घर जाकर ला नहीं सकते, ऊपर के अधिकारी को सूचना देने में भी हम एक तरह से इसका एकदम सही सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और देखिए जुर्माना लगाएंगे तो हो सकता है बच्चा गरीब परिवार से हो, जुर्माना लगाने में तो लगा सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार वाला बच्चा कैसे मतलब उसको मैनेज कर पाएगा, कैसे जुर्माना देगा? तो ये भी एकदम गलत है। नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर एकदम हो सकता है करेक्ट आंसर, ये इसका सही सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर अच्छे ऑप्शन और भी हो सकते थे, लेकिन हमें 4 ऑप्शन ही दिए हैं, तो इन चारों में से ही सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा वह हमें एकदम सही करके आना है, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है, 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों में से एक ऑप्शन तो हमें सही करना ही है। तो देखिए नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर, या फिर जैसे देखिए सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार नहीं दे सकते तो देख सकते हैं हम कि क्लास में सबसे ज़्यादा उपस्थिति किसकी ज़्यादा है, सबसे अधिक नियमित रूप से कौन विद्यार्थी आ रहा है उसको पुरस्कृत करेंगे तो दूसरे भी मोटिवेट होंगे कि हम भी नियमित रूप से आएंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नियमित विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उसमें एक मोटिवेशन पैदा किया जा सकता है नियमित रूप से आने के लिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का यदि विद्यार्थी सही उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक क्या करेगा? तो देखिए विद्यार्थी को डांटेगा, बैठने के लिए बोलेगा, दूसरे विद्यार्थी द्वारा बताए गए सही उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहेगा, या फिर पुनः पढ़ने के लिए तथा प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलेगा। तो देखिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? दूसरे विद्यार्थी द्वारा अगर कोई सही उत्तर बताया गया है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहेगा और सुनने के बाद वापस से सही उत्तर देने के लिए कहेगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक अभिभावक मीटिंग को आयोजित करने का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो देखिए अध्यापक अभिभावक मीटिंग को आयोजित करने का सबसे आधारभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है इसका उद्देश्य? तो देखिए उनके बच्चों की समस्याओं को समझाने के लिए, उनके बच्चों के अंक पत्र बांटने के लिए, विद्यालय की प्रतिष्ठा की प्रायोजना के लिए, या फिर विद्यालय प्रशासन की औपचारिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उनके बच्चों यानी कि पायलियों की समस्याओं को समझाने के लिए, यानी कि बच्चा किस स्थिति में है, कितना उसका पढ़ाई का स्तर है, क्या क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं, कितनी उसने प्रगति की है, इन सभी बातों के लिए अपने अध्यापक अभिभावक मीटिंग आयोजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 37 है,
शिक्षा जीवन में आवश्यक है क्योंकि उससे बालक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, कुसंगति में पढ़ने से बचता है, बाल्यकाल का सदुपयोग करता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। तो देखिए शिक्षा से बालक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, ये एक हद तक सही हो सकता है, लेकिन देखिए अशिक्षित व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी शिक्षित व्यक्ति ही सफल होंगे, ये भी एक तरह से सही हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है, शिक्षा से बालक एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक चार्ट और मॉडल का प्रयोग करते हैं व्याख्या को बदलने के लिए, विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान खींचने के लिए, या फिर विद्यार्थियों के समृद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों का ध्यान खींचने के लिए भी ये भी सही है, व्याख्या को बदलने के लिए ये भी सही है। लेकिन देखिए अगर चार्ट और मॉडल के प्रयोग से अगर विद्यार्थियों को पढ़ाएगा शिक्षक, तो विद्यार्थियों के समृद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका एकदम सही आंसर है। विद्यार्थियों के समृद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए चार्ट और मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। इन चार ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन 4 सबसे अधिक उचित है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की प्रकृति को समझना चाहिए क्योंकि देखिए विद्यार्थी की प्रकृति यानी कि विद्यार्थी के नेचर को अगर समझेंगे तो क्या हो सकता है? विषय में उनकी पकड़ और कमजोरी समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं, विद्यार्थियों के साथ सही समायोजन के लिए, उनके माता पिता से लाभ लेने के लिए, या फिर एक अच्छे शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। देखिए ऑप्शन 3 और 4 तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बाकी देखिए विषय में उसकी पकड़ और कमजोरी समझने के लिए विद्यार्थी के नेचर को हमने समझना सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि देखिए किस जगह विद्यार्थी गलती कर रहा है, किस जगह वो अच्छा है, कौन से सवाल में वो गलती कर रहा है, किस टॉपिक में उसको कम आता है, जो समझ में नहीं आता है। ये अगर विद्यार्थी का नेचर समझ लिया हमने तो हम अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं। तो विषय में उसकी पकड़ और कमजोरी समझने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण में सुधार को कौन सा कथन नहीं बढ़ाता है? क्योंकि साथियों द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि ये शिक्षण में सुधार करती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक के नवाचारी शिक्षण की प्रशंसा, ये भी सही है। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में पुरस्कार जीतना, देखिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। शिक्षण में विद्यार्थियों का अच्छे से भाग लेना, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में पुरस्कार जीतना अपने शिक्षण में सुधार नहीं करता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए मित्रों के साथ, छात्रों के साथ, सहकर्मियों के साथ, या फिर परामर्शक के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को कभी भी छात्रों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। छात्रों के साथ केवल शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध होना चाहिए, छात्रों के साथ कभी भी व्यक्तिगत समस्या, घरेलू समस्या को साझा नहीं करना चाहिए। मित्रों के साथ कर सकते हैं, सहकर्मियों के साथ कर सकते हैं आप, छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परीक्षाओं में छात्रों द्वारा नकल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? उपाधि प्राप्त करना, स्वयं को बेवकूफ़ बनाना, माता पिता को बेवकूफ़ बनाना, या फिर अच्छे अंकों के आधार पर नौकरी पाने की आशा करना। तो देखिए परीक्षाओं में छात्रों द्वारा नकल करने का जो सबसे मुख्य कारण क्या है? माता पिता को बेवकूफ़ बनाना, ऑप्शन 3। क्योंकि देखिए माता पिता आपका अगर मार्कशीट देखेंगे, आपका प्रगति पत्र देखेंगे तो उसमें अच्छे अंक होंगे, तो आप माता पिता देखेंगे मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाए, अच्छे अंक लेकर आया है। तो देखिए कम अंक होंगे तो माता पिता उनको डांटेंगे, जाहिर सी बात है। तो माता पिता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने विद्यार्थी नकल करते हैं, पास होने के लिए करते हैं। तो अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यह प्रश्न इसका एकदम सही आंसर माना गया है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विषय का समृद्धीकरण, शैक्षिक यानी कि अकादमिक प्रश्नोत्तरी में पुरस्कार जीतना, भारत से बाहर जाने का अवसर मिलना, है फिर व्यक्ति का विकास करना। तो देखिए शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना ये अपने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न 44 है, विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखिए विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? करने और न करने की सलाह देना, समस्याओं का पहले से तैयार समाधान प्रस्तुत करना, उनको समस्या के समाधान हेतु निर्देशन देना, या फिर उनको कठिन कार्य सौंपना। देखिए पहला ऑप्शन तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अपने उनको समस्या के समाधान हेतु निर्देशन देना एकदम करेक्ट हो जाएगा। समस्या जो भी है उसका समाधान विद्यार्थी स्वयं करेगा, लेकिन उसका निर्देशन कौन देगा, उसको दिशा निर्देश कौन देगा? शिक्षक देगा।
तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के गुण का विकास करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, स्व अनुशासन का विकास कैसे करेंगे आप इस गुण का? उत्तरदायित्व सौंपकर, उनको अपने आप को व्यस्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देकर, आचरण एवं व्यवहार के नियमों का पालन करवाकर, या फिर दंड देकर। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, आचरण एवं व्यवहार के नियमों का पालन करवाकर। और देखिए, स्वयं को भी आचरण और व्यवहार के नियम पालन करने चाहिए। स्वयं जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी उन नियमों का पालन नहीं करेगा। आचरण और व्यवहार जैसे दैनिक गतिविधियाँ हो गई, टाइम से उठना, उठते ही अपने ब्रश करना, रोज स्नान करना, टाइम से विद्यालय आना, ये इसका अनुशासन अगर सिखाएंगे तो धीरे धीरे स्व अनुशासन के गुण उसमें विकसित हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है? तो देखिए, गैर औपचारिक यानी कि जो औपचारिक नहीं है, विद्यालय समय में नहीं है, विद्यालय में नहीं है, ऐसी शिक्षा। तो देखिए, गैर औपचारिक शिक्षा का निहितार्थ क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या तथा समय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसी शिक्षा जिसमें पाठ्यचर्या तथा समय को ऐसे बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सके जो किन्हीं कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं। ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, मुक्त विद्यालय प्रणाली निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है मुक्त विद्यालय प्रणाली? पाठ्यचर्या को निश्चित समय में पूरा करना। तो देखिए, निश्चित समय में पूरा नहीं करती है अपने पाठ्यचर्या। मुक्त विद्यालय प्रणाली में अपने स्वयं गति के अनुसार सीखता है विद्यार्थी। तो अपने ऑप्शन दो हो जाएगा इसका सही आंसर। पाठ्यचर्या जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हो तथा जिसे वे अपने गति के अनुसार पूरा करते हैं, यह अपने मुक्त विद्यालय प्रणाली, ऑप्शन दो है इसका करेक्ट आंसर। यह इसका निर्धारित करती है। ऑप्शन दो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए आप किसका सहारा लेंगे? तो देखिए, शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए कहानी सुनाने का, शिक्षण विधि परिवर्तन करने का, छात्रों को डांटने का, या फिर श्यामपट्ट पर लिखने का। चार ऑप्शन में आप इसका आंसर क्या देंगे? आप एक बार वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। तो देखिए, शिक्षण में रुचि बढ़ानी है यानी कि अब तक रुचि नहीं है। तो देखिए, हो सकता है कहीं कि हमारी शिक्षण विधि सही नहीं है, तो शिक्षण विधि में हम परिवर्तन करेंगे। हो सकता है हम पूरी रटंतु प्रणाली से उनको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा उनको समझाने का प्रयास करेंगे, मॉडल का सहारा लेंगे, जो भी अपने दैनिक गतिविधियां हैं उनमें इस शिक्षण को शामिल करेंगे। तो अपने शिक्षण विधि का परिवर्तन इसका सबसे अच्छा उपाय है। तो ऑप्शन दो हो जाएगा इसका सही आंसर। शिक्षण विधि परिवर्तन करने के बाद हम उनको पढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मान स्तर गिरने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, शिक्षा का मान स्तर छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की योग्यता, अभिभावकों की जागरूकता, या फिर माता पिता छात्रों शिक्षकों की बेरुखी। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की योग्यता, अभिभावकों की जागरूकता, या फिर माता पिता छात्रों की शिक्षकों की बेरुखी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, कहीं ना कहीं माता पिता की भी बेरुखी हैं, छात्रों की भी हैं और शिक्षकों की भी हैं, तीनों सम्मिलित रूप से इसके जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, अपना इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक सर्वाधिक व्यावसायिक संतुष्टि पाता है जब अपने सामाजिक स्तर से, आर्थिक प्रतिफलों से, शिक्षार्थियों की प्रगति से, या फिर शिक्षार्थियों के अंतःक्रिया कर से। तो देखिए, क्या हो जाएगा? सबसे अधिक व्यावसायिक संतुष्टि कब पाता है? जब उसके शिक्षार्थी सफल होंगे, शिक्षार्थी प्रगति करेंगे, शिक्षार्थी उन्नति करेंगे, अपने जीवन में सफल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के प्रगति से अपने सबसे अधिक शिक्षक खुश होता है, अपने व्यावसायिक संतुष्टि पाता है। तो ऑप्शन तीन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित हैं। अपने शिक्षण अभिरुचि का ये अपने 2022 का पहला वीडियो है, अपने मॉडल पेपर 1 है। इसका पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो मैंने आपको शिक्षण अभिरुचि के भी करा दिए हैं, मानसिक योग्यता, राजस्थान जी के, इनके भी काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, और अपने इस पर आप चैनल पर पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।